हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। और हमारा चैप्टर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यूनिट 1 है, क्लास 11th का। और इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, जो ये चैप्टर है ये बैकबोन है हर चीज की, क्योंकि इसी से आप बेसिकली सब चीजें सीखेंगे कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे यूनिट्स होती हैं। तो सम बेसिक, और इसमें लिखा भी हुआ है, इसीलिए चैप्टर का नाम ये है कि सम बेसिक कंसेप्ट। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके केमिस्ट्री के इस वाले चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, और बहुत ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो इसको ब्रॉडली, इस चैप्टर को ब्रॉडली 12 पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया है, और इसमें आपके 12 पॉइंट्स जो हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि पहला है, पहले हम इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। कैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि पहले के टाइम में केमिस्ट्री तो एज कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं था। तो कैसे एक इस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, कैसे इसको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ी, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर आगे है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा अपने 9 10th में, लिक्विड, गैस, सॉलिड, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो नंबर 3 है, इसमें हम पढ़ेंगे आप सब्सटेंस का कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। और किस किस चीज में क्लासिफाई करते हैं हम इनको, हम करते हैं एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंड फिर है मिक्सचर्स। तो अब हम क्लासिफाई करेंगे सब्सटेंस को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर की फॉर्म में। तो अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे हम कि साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे करते हैं। एक तो हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो क्या होते हैं। फिर अगर हम 5 की बात करें तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होता है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। क्योंकि जब आप, जैसे कि आप 11th में जो बच्चे एंटर किए हैं, जब आप लैब में जाएंगे तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपको ये सब चीजें सही से आती हैं तो आपको लैब में ये बहुत हेल्प करेंगी। और नंबर 6 पे है एसआई बेस यूनिट्स। जो एसआई में बेस यूनिट्स हैं वो पढ़ेंगे। बेस यूनिट्स क्या होती हैं, और फिर कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। तो कन्वर्जन कैसे पढ़ेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज है एक सिस्टम से, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्जन होता है वो देखेंगे। तो हम इसमें कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं। फिर आता है हमारा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, वो सारे लॉज हम पढ़ेंगे। फिर नंबर 8 पॉइंट पे आता है एटॉमिक, जो मास होता है उसको कैसे, केमिस्ट्री के टर्म्स मासेस कैसे करेंगे। तो केमिस्ट्री में तो आपको पता है एटम्स होते हैं, तो एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और फॉर्मूला मास क्या होता है। तो ये 4 तरह के मास पढ़ेंगे हम। तो कौन कौन से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एटॉमिक मास, एक पढ़ेंगे एवरेज मास, फिर हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास,
और फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मास। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में हम पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है और मोलर मास क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 10 पे है, फिर हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज आप कैसे निकालते किसी कंपाउंड में। तो मास परसेंट निकालना किसका, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट्स constituting अ कंपाउंड। तो मास परसेंटेज कैसे, जैसे ये है C2H6, तो इसमें कार्बन का मास परसेंटेज कैसे है, इस तरह से हम निकालेंगे। फिर नंबर 11 पे हम पढ़ेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है किसी कंपाउंड में। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें इंपिरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों क्या चीजें होती हैं ये हम पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये सब पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम पहले एनसीईआरटी की हेल्प से हम ये सब पढ़ेंगे, उसकी जितनी भी थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में इनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते ही हैं। तो उसके बाद हम तुरंत अपने IIT JEE की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो टॉपिक है, जैसे हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए इसमें देखिए जो रोल्ड होफमैन है उन्होंने बोला है कि केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है मॉलिक्यूल्स का और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस का, कि मॉलिक्यूल्स एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे ट्रांसफॉर्म होते हैं। इट इज अ साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बिल्ड फ्रॉम देम। देखिए कोई ऐसा साइंस नहीं है कि आपको पता है कि अभी जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें सम हंड्रेड्स एलिमेंट्स है। इसने कहा कि वो एलिमेंट्स को पढ़ना ये साइंस नहीं है, इसका ये उन एलिमेंट्स से आपके इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और उनको पढ़ना, यही हमारा क्या है, केमिस्ट्री का मेन टारगेट होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट। आपने देखा है कि साइंस क्या है, कि कंटिन्यू ह्यूमन एफर्ट लगे हैं साइंस को डेवलप करने में। और कैसे किया है, सिस्टमैटिक नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। सिस्टमाइज तरीके से नॉलेज ली गई है और डिस्क्राइब किया गया है नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेचर में हमें आपको पता है बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो साइंस ने उसको सिस्टमेटिकली क्या किया है, एनालिसिस किया है, फिर उसको डिस्क्राइब किया है कि ऐसा क्यों होता है ना। फिर है यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंजेस इन देम इन डेली लाइफ। आपको देखिए प्रीवियस क्लासेस में तो पढ़ा है कि हमारा नेचर तो बहुत डाइवर्स होता है, नेचर बहुत डाइवर्स होता है, तो बहुत सारे डाइवर्स सब्सटेंसेस होते हैं और उनमें चेंज भी होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। जैसे ये जो कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क है, जैसे आपने दूध से दही बनाई, ये हुआ। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस, जो गन्ने के जूस से आप विनेगर बनाते हैं, ये हुआ। ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए शुगर केन जूस को जब आप लंबे समय तक रखते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, विनेगर का। और फिर इसने बोला है रस्टिंग ऑफ आयरन,
जो आयरन में, जो लोहे में जंग लगता है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस विच वी कम अक्रॉस मेनी टाइम। मतलब ये तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें मतलब डेली लाइफ में दिखते हैं। मतलब इनमें से कुछ तो हम अपनी आंखों से ही देखते हैं, जैसे दही तो सबके घरों में जमती है, और जैसे आयरन, जैसे लोहे की चीजें सबके घरों में होती है, उनपे जंग लग जाता है, वो भी सबने देखा होगा ऑलमोस्ट। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इंटू वेरियस डिसिप्लिन। अब कन्वीनियंस के लिए साइंस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ये सब। केमिस्ट्री में तो हम केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम फिजिकल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में जो आपकी नेचुरल चीजें हैं, जो बायोलॉजिकल चीजें हैं, उनको पढ़ते हैं। और जियो का मतलब होता है अर्थ, जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब अलग अलग, देखो अलग अलग साइंस की ब्रांचेस में आप अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। फिर है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब इसने देखो, हमें तो केमिस्ट्री पढ़नी है, तो इसने सिर्फ इसमें से किसकी डेफिनेशन दे दी, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। जो मटेरियल सब्सटेंस की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शन है जो पढ़ते हैं, वो हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री कैसे हुआ। देखिए जैसे कि हम आज के टाइम में समझते हैं, ये कोई बहुत पुराना साइंस की कोई ब्रांच नहीं है, इसको सब डिवाइडेड पहले करते भी नहीं थे, अब ये डिवाइड हुई है मतलब कुछ सालों से, तो इसको केमिस्ट्री को अलग से पढ़ते हैं, है ना। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीज फॉर इट्स ओन सेक, रेदर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग। जो केमिस्ट्री है वो इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि सिर्फ हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, ये इसलिए पढ़ी जाती है कि देखिए दो इंटरेस्टिंग चीजें हुई, उनके रिजल्ट के स्वरूप हमें केमिस्ट्री पढ़नी होती है। देखिए जैसे फिलोसफर स्टोन, तो फिलोसफर स्टोन को क्या बोलते हैं, फिलोसफर स्टोन क्या होता है, पारस। ये एक ऐसा स्टोन होता है कि जितने भी बेसर मेटल्स होते हैं उनको किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, सोने में कन्वर्ट कर देता है। जैसे लोहे को और कॉपर को ये किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, सोने में कर देता है। तो अब ये दिमाग में आए भाई ये कैसे करता, कुछ तो रिएक्शन होती होगी, है ना। तो इस टाइप के जब चेंजेस नेचर में नोटिस किए गए, तो ये फील किया गया कि इसके लिए भी एक सेपरेट ब्रांच होनी चाहिए, जिसका हम सेपरेटली जो उसी पे फोकस करें, और हम समझे कि ऐसा इसमें कौन सी रिएक्शन हुई है, कौन से चेंजेस हुए हैं, जो इसने एक बहुत बेसर चीज को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, एक बहुत ही हाई चीज में कन्वर्ट कर दिया। और अगर हम इसका फॉर्मूला जान ले कि ये कैसे कर रहा है, तो हम तो उसको खुद से भी कर सकते हैं, लैब में कर सकते हैं। फिर अगला है एलेक्सर ऑफ लाइफ। और एलेक्सर ऑफ लाइफ क्या होता है, एलेक्सर होता है अमृत, कि जीवन का अमृत क्या है, जो आपको क्या बना देता है, इमोरलिटी, मतलब आपको अमर बनाता है। देखिए जो एंशियंट टाइम में पीपल थे भारत में, उनको बहुत सारी नॉलेज थी, बहुत सारे साइंटिफिक फिनोमिना था। देखिए हमारी कंट्री में क्या है, उस चीज का मतलब ऐसा कुछ सबूत बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शोषण बहुत हुआ है, यहाँ पे लाइब्रेरी जलाई गई हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों का आक्रमण हुआ है। तो जो हमारी मूल चीजें हैं बहुत सी बची नहीं है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ है उसको इसमें डिटेल में बताया गया है कि भारत को बहुत पहले से पता था, जब मॉडर्न साइंस आई भी नहीं थी उससे पहले ही भारत को काफी नॉलेज थी, किस फिनोमिना की, साइंटिफिक फिनोमिना की। उन्होंने अपनी नॉलेज लगाई, बहुत से जीवन के बहुत सारे पहलुओं में अपनी नॉलेज लगाई। जैसे केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी। पहले तो केमिस्ट्री एल्केमी के फॉर्म में ही डेवलप हुई। एल्केमी क्या होता है, यही एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर देना, जैसे मैंने पारस पत्थर के बारे में बताया। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 एंड 1600 सीई। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए 16th और 17th सेंचुरी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये थॉट प्रोसेस चलता है, जिसमें मेडिसिन और जो साइकोलॉजी है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी है, वो आपको केमिस्ट्री की टर्म में समझा जाता था। किसमें, 16th और 17th सेंचुरी में। यहाँ पे भी है ड्यूरिंग 1300 to 1600 सीई, वही चीज इधर भी लिखी हुई है। फिर है
मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन 18th सेंचुरी यूरोप। तो जो मॉडर्न केमिस्ट्री जो आज के हम टाइप में पढ़ रहे हैं, देखिए सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो थी कि ऐसा हो रहा है, कुछ चीजों का ज्ञान भी था, लेकिन एक प्रॉपर शेप उसको नहीं मिली थी। जो उसको प्रॉपर शेप मिली वो मिली किसमें? 18th सेंचुरी में, और वो भी कहाँ पे? यूरोप में। और कुछ सेंचुरीज के बाद जो एल्केमिकल ट्रेडिशन है जो इंट्रोड्यूस की गई यूरोप में, वो किस में हुई? अरब्स के द्वारा। और आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशन विच वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप बाय द अरब्स। और ये कब शेप लिया? देखिए, पहले तो 18th सेंचुरी में तो प्रॉपर शेप ले लिया जो आज के टाइम पे हम मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ते हैं। पहले यूरोप में क्या किया? पहले यूरोप में एल्केमिकल ट्रेडिशंस भेजी गई, है ना। और वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई यूरोप में? वो की गई अरब्स के द्वारा। अरब्स ने पहले यूरोप में एल्केमी ट्रेडिशंस की, मतलब वही एक पत्थर को दूसरे दूसरे पत्थर में कन्वर्ट करना, या एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट करना। तो इस चीज से यूरोप में और ज्यादा क्या हुआ? और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो उन्होंने एक प्रॉपर शेप दी केमिस्ट्री को, जो आज के टाइम में हम मॉडर्न केमिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब ये तो हुआ अरब्स ने कैसे किया, यूरोप ने कैसे किया। और दूसरे कल्चर्स भी देखें, जैसे चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, उनके खुद के अल्केमिकल ट्रेडिशंस होते थे। दीज इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड टेक्निक्स। और इनमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती थी इन सब चीजों को करने के लिए, और केमिकल प्रोसेस को करने के लिए नॉलेज चाहिए होती थी, टेक्निक्स चाहिए होती थी उस समय। ठीक है। इन एंशियंट इंडिया की अगर बात करें तो केमिस्ट्री क्या क्या कहलाती थी? रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या। इट इंक्लूडेड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी कैसे इंक्लूड करती थी कि देखिए, जैसे आपके पास मेटल्स होते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, दूसरे एलिमेंट्स भी उसमें होते हैं, तो उसमें से प्योर मेटल को निकालना, तो वही मेटलर्जी हो गई। तो मतलब उस समय भी क्या होता था? मेटलर्जी होती थी, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता था। मेडिसिन में बहुत यूज होता था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, उस समय भी कॉस्मेटिक्स होता था। ग्लास होता था, डाइज होती थी। डाइज क्या होती हैं? जो मतलब रंग करने के लिए यूज होती हैं। सिस्टमेटिक एक्सक्यूवेशंस एट मोहनजोदाड़ो इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज वेरी बोल्ड। देखिए, जो सिस्टमेटिक एक्सकवेशन किया, जब खुदाई की मोहनजोदाड़ो में, जो सिंध में, सिंध अभी कहाँ है? सिंध अभी पाकिस्तान में है, और हड़प्पा कहाँ पे है? पंजाब में है। तो जब एक्सकवेशन की तो वहां से हमें पता चला कि डेवलपमेंट केमिस्ट्री जो था इंडिया में वो तो बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि मतलब यूरोपियंस ने इसको डेवलप किया है, मतलब उससे पहले ही बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था इधर की साइड। अब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स शो दैट बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। और जब आर्कियोलॉजी, देखिए आर्कियोलॉजी कौन होता है? जो खुदाई वगैरह करके पुरानी चीजें निकालते हैं। तो उन्होंने देखा कि बेक्ड ब्रिक्स, मतलब उस समय में जो आपकी ईंटें हैं उनको बेक किया जाता था। वर यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, और उनको कंस्ट्रक्शन मतलब पक्के घर, पक्की जो आपकी ईंटें हैं वो उस समय यूज की जाती थी। इट शोज द मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी, और ये दिखाया जाता है कि, और उसमें पॉटरी जो आपके मिट्टी के बर्तन हैं उसका भी बहुत बड़े लेवल पे क्या होता था? प्रोडक्शन होता। देखिए, जो बेक्ड ब्रिक्स हैं, जब शुरुआत में पाकिस्तान गए तो जब आर्कियोलॉजिकल वहां पे खुदाई चलती थी तो वहां पे देखा कि सभी के घरों में एक टाइप की ईंटें हैं, चौड़ी चौड़ी ईंटें, जैसे आज के टाइम में होती है वैसे नहीं, उससे भी चौड़ी चौड़ी ईंटें वो यूज करते थे। तो उनसे पूछा कि भाई तुम ये ईंटें कहाँ से लेके आ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास में एक साइट है और वहां पे बहुत सारी ईंटें मिल जाती है, वहां पे ईंटें दबी हुई, वहां से हम लाते हैं और अपने घर यहाँ पे बनाते हैं। तो फिर जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग थे उनके दिमाग में आया कि कुछ तो है फिर वहां पे। तो जैसे फिर वहां पे खुदाई की तो वो तो पूरा एक शहर निकला। तो और शहर का नाम क्या था? बाद में क्या डाला? मोहनजोदाड़ो। तो वहां पे पता चला कि भाई ये तो मतलब बहुत पुरानी बात है। इसका मतलब जो बेक्ड ईंटें हैं इसका चलन तो बहुत पहले से है, क्योंकि पहले तो सब लगता था कि कच्चे ही घर बनाते हैं मिट्टी से, लेकिन बेक्ड ईंटें उस समय यूज होती थी, इसका मतलब काफी मॉडर्न साइंस था उस समय भी।
फिर क्या हुआ कि मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी था, विच कैन बी रिगार्डेड द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस इन विच मटीरियल वर मिक्स्ड, molded and subjected to heat by using fire to achieve desirable quantities. तो जैसे पॉटरी था, जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें मिक्स करते थे जिससे वो सस्टेनेबल बने, स्ट्रॉन्ग बने, है ना। तो और उसको कैसे करते थे, वो उसको हीट करते थे, और हीट करके जो जो उनको चाहिए, मतलब अलग अलग क्वांटिटी में हीट करते थे, और जो जो उनको चाहिए वो उससे ऑब्टेन कर लेते थे। तो ये रिमेन्स ऑफ ग्लेज पोटरी। ग्लेज पोटरी क्या होती है, जो ग्लेज का मतलब होता है चमकने वाला जो पोटरी होता है, वो मोहनजोदाड़ो में मिला। जिप्सम सीमेंट जिसका यूज हम आज के टाइम करते हैं, उसका भी देखा कि उसका भी यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क में, मतलब ईंटों का तो हुआ ही है, जिप्सम का भी उस समय यूज हुआ था। इट कंटेन्स लाइम। देखिए जिप्सम में क्या क्या होता है, लाइम होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सैंड जो आपका रेत होता है, और ट्रेसेस ऑफ CaCO3, इन सबको मिक्स करते थे और कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते थे। हड़प्पन्स मेड फिएंसे अ शॉर्ट ऑफ, देखिए फिएंसे क्या होता है, एक ग्लास होता है जिसको हम यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स में, यानी आभूषणों में जिसको यूज करते हैं। तो फिएंसे क्या होता है, जो चमकने वाले सिरेमिक वेयर होते हैं। सिरेमिक होता है एक तरह का, मतलब पत्थर टाइप होता है, चमकने वाला होता है। तो उसका भी यूज देखा उस समय, कि उस समय उसका भी यूज होता था, और उसका वो किस चीज में यूज करते थे, ऑर्नामेंट्स बनाने में। दे मेल्टेड एंड फोर्स्ड अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेटल्स सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। अब वो क्या करते थे, बहुत सारे मेटल्स उनको मेल्ट करते थे और उनको अलग अलग शेप में ढाल के अलग अलग चीजें बनाते थे। और कौन कौन से मेटल मेल्ट करते थे, जैसे लेड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर। उस समय देखिए उन्होंने कॉपर की हार्डनेस को इम्प्रूव कर दिया फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स। देखिए आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, एक ऐसी चीज जो पर्सन, देखिए बहुत सारी चीजें तो नेचर में मिलती हैं, लेकिन जैसे कॉपर तो नेचर में मिल गया, तो कॉपर को क्या कर दिया, दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दिया और फिर उन्होंने आर्टिफैक्ट बना दिया, मतलब ह्यूमन ने अपने तरीके से कुछ दूसरी चीज बना दी। और आर्टिफैक्ट बाय यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। तो कॉपर में क्या मिक्स किया उन्होंने, टिन और आर्सेनिक मिक्स किया। किस लिए मिक्स किया, ये उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए। अ नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया में एक जगह है मस्की, वहां पे ग्लास ऑब्जेक्ट्स मिले हैं बहुत ज्यादा। एंड हस्तिनापुर एंड तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया। और हस्तिनापुर और तक्षशिला में भी मिले हैं। तक्षशिला आज के टाइम पे कहाँ पे है, पंजाब में है। Glass and glazes were colored by addition of coloring agents like metal oxide। और जो ग्लास है और जो ग्लेजेस हैं, जो चमक आ रही है, वो कैसे कैसे ऑब्टेन करते थे, तो ये क्या करते थे, कलरिंग एजेंट यूज करते थे, और जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स। देखिए कॉपर मेटलर्जी, कॉपर मेटलर्जी मतलब कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना, इन इंडिया डेट्स बैक टू द बिगनिंग ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। देखिए चाल्कोलिथिक कल्चर मतलब चाल्कोलिथिक एज वो हो गई जिसमें स्टोन कॉपर एज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इसका है स्टोन कॉपर एज थी। इसमें क्या था, चाल्कोलिथिक कल्चर में ही सबसे पहले कॉपर का यूज माना जाता है। ये बहुत पुरानी सभ्यता है। तो इतनी पुरानी, मतलब जब लोगों को दूसरे मेटल्स के बारे में पता ही नहीं था, स्टोन यूज करते थे, पत्थर यूज करते थे, पत्थर के बाद वो कॉपर पे आए, उस समय भी उन्होंने कॉपर की मेटलर्जी कर ली थी। अब इसमें बोला है स्टोन कॉपर एज उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टोन से वे किस पे शिफ्ट हो गए थे, कॉपर पे भी शिफ्ट हो गए थे। मतलब इतने पुराने समय में उन्होंने मेटलर्जी की टेक्निक्स डेवलप कर ली थी। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर practicized during 1000 to 400 BC। टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर को बहुत बारीक शीट्स में टैन करना, और डाइंग ऑफ कॉटन, जो आपकी कॉटन है उसको डाई करना, मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर देना,
ये कितने समय पहले प्रैक्टिसाइज किए जाते थे, ये 1000 से 400 BCE, मतलब इतने समय पहले ये किसको, तो क्योंकि अब तो एडी चल रहा है ना, उससे भी 1400 BCE से पहले ये सब काम हो रहे थे। The golden gloss of the black polished ware of northern India could not be replicated and is still a chemical mystery. देखिए जो ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, ब्लैक पॉलिश्ड मतलब एक वेयर है, एक कोई वस्तु है, उस पे ब्लैक पॉलिश की हुई है, उस पे गोल्डन ग्लोस लगाया, ग्लोस का मतलब होता है जो चमकती है, गोल्डन कलर का, तो उसका पता आज तक नहीं लगा पाया कि उसका पता आज तक भी नहीं हो पाया है, मतलब ऐसा रेप्लिकेट हो ही नहीं पाई ऐसी चीजें, जो आज तक भी एक केमिकल मिस्ट्री है कि इन्होंने ऐसा कर कैसे दिया। These were indicates a mastery with which kiln temperature could be controlled. देखिए ये जो वेयर्स हैं, ये जो आपकी वस्तुएं हैं, इसका मतलब ये हमें दर्शाते हैं कि उस समय कितनी स्किल्ड थी, जो किल्न है उसका टेम्परेचर कैसे वो मेंटेन करते थे। तो जो किल्न है वो एक बहुत बड़ी भट्टी टाइप की होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, क्ले और मिट्टी को क्या करते हैं, क्ले और मिट्टी को पकाते हैं। तो अब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेयर्स यूज किए, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, तो उस चीज में उन्होंने मास्टरी कर रखी थी। कौटिल्य की अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें भी साल्ट का प्रोडक्शन का जिक्र है और डिस्क्राइब किया गया है, किससे, समुद्र से, कि समुद्र से आप, सी से आप सोल्ट कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। A vast number of statement and material described in the ancient Vedic literature. तो वैदिक लिटरेचर में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स डिस्क्राइब्ड हैं। Be shown to agree with modern scientific findings. Copper utensil, iron, gold, silver ornaments and terracotta discs are painted grey. Pottery have been found in many archaeological sites in northern India. कॉपर यूटेंसिल मिले, जो कॉपर के आपके बर्तन हैं वो मिले, आयरन गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स मिले, आभूषण मिले। देखिए पहले आयरन का ना इतना खोज हो नहीं पाया था, तो जो आयरन है, जो आपका लोहा है, उसका जो यूज है, उसका यूज भी ऑर्नामेंट्स में ही किया जाता था। और डिफरेंट डिफरेंट कलर की पोट्री मिली, जैसे ग्रे पोट्री हुई, रेड पोट्री हुई, और ये कहाँ मिली, ये मिली आपको नॉर्थ इंडिया में। सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलीज। जो सुश्रुत संहिता एक बुक है हमारे पुराने समय की, उसमें जो एल्कलीज हैं उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। द चरक संहिता मेंशन एंशियंट इंडियंस हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। चरक संहिता कितनी पुरानी थी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ऑक्साइड ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक के ऑक्साइड की प्रिपरेशन का तरीका बताया हुआ था कि इनको आप कैसे बना सकते हैं। और कार्बोनेट्स किस किस के, लेड और आयरन के, इनका भी था। रसोपनिषद, अगर आप रसोपनिषद की बात करें तो इसने डिस्क्राइब किया कि आप गन पाउडर मिक्सचर कैसे बना सकते हैं। तमिल की एक टेस्ट है, तमिल टेक्स्ट बताता है कि आप पटाखे कैसे बनाते हैं, फायरवर्क्स कैसे बनाते हैं, यूजिंग, और क्या क्या यूज किया, सल्फर, चारकोल, साल्ट पीटर। सल्फर यूज किया, चारकोल यूज किया और साल्ट पीटर यूज किया। साल्ट पीटर किसको बोलते हैं, इसने बताया है पोटेशियम नाइट्रेट को, मरकरी कैम्फर, ये सब चीजें यूज करके क्या बना दिया भाई, फायरवर्क्स बना दिए। नागार्जुन एक बहुत ही बड़े इंडियन साइंटिस्ट हैं और बहुत अल्केमिस्ट थे। अल्केमिस्ट देखिए वही होते हैं जो एक धातु को दूसरे धातु में चेंज करते हैं, यानी एक मेटल को दूसरे मेटल की हेल्प से दूसरे मेटल में चेंज करते हैं, और वो मेटलर्जिस्ट भी थे नागार्जुन। हिज वर्क रस रत्नाकर डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड्स। तो जो उसका वर्क है रसनात्नातक, मैं इसमें बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ, रस रत्नाकर में उन्होंने बताया था फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड्स, कि मर्क्यूरी कंपाउंड्स आप कैसे बना सकते हैं। ही ऑल्सो डिस्कस्ड मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स।
उसने और सारे डिस्कस किए कि आप एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन और कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था रसर नवम, जो 800 सीई में अपीयर हुई। इट डिस्कस द यूजेस ऑफ फर्नेसेस। फर्नेसेस भी वही भट्टी होती है, ओवंस एंड क्रूशिबल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इट डिस्क्राइब मेथड बाय विच मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम कलर। तो इसकी इनकी बुक में क्या क्या पता चला, फर्नेसेस होते हैं, ओवंस होते हैं, क्रूशिबल्स होते हैं, इनको डिफरेंट पर्पस के लिए कैसे यूज करते हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग मेटल डिफरेंट डिफरेंट फ्लेम कैसे देते हैं। अगला है, अगर आप चक्र पानी देखें, चक्र पानी डिस्कवर्ड मर्क्यूरी सल्फाइड। जो चक्र पानी ने मर्क्यूरी सल्फाइड को डिस्कवर किया था। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप ऑल्सो गोज टू हिम। जो सोप है, जो आप आज के टाइम में साबुन यूज करते हैं, उसका क्रेडिट भी नहीं जाता है। उन्होंने कैसे, देखो कैसे उन्होंने सोप बनाया, मस्टर्ड ऑयल लिया, सरसों का तेल लिया, कुछ एल्कलीज लिए और इंग्रेडिएंट्स लिए एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग सोप। मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें कुछ एल्कलीज डाले और उन्होंने क्या बना दिया, उसका सोप बना दिया। इंडियंस बिगन मेकिंग सोप इन 18th century CE। ऑयल ऑफ Iranda and seeds of mahua plant and calcium carbonate were used for making soap। तो इंडियंस ने 18th सेंचुरी में ही सोप बनाना शुरू कर दिया था। इसने इरंड का तेल लिया जिसको हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, और महुआ के सीड्स लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, इनको मिक्स किया और क्या बना दिया, सोप बना दिया। अब देखिए, जो अजंता अलोरा में जो पेंटिंग्स हैं, उनमें आज के टाइम भी इतनी चमक है, तो उनपे कोई ना कोई केमिकल तो लगाया ही होगा। तो इसका भी मतलब है कि उस समय में कितना हाई साइंस अचीव कर लिया था तब के लोगों ने। वराह मिहिर की अगर आप बृहद संहिता देखें, उसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं 6th सेंचुरी का, और जो हमें बताता है कि जो ग्लूटिनियस मटेरियल है, जो आप वॉल्स पे यूज करते हैं, रूफ्स पे यूज करते हैं, टेम्पल्स पे यूज करते हैं, ये कैसे प्रिपेयर किया, ये प्रिपेयर किया जैसे प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स और बाग्स को, इनको पहले अलग अलग प्लांट्स पे अलग अलग चीजें ली, फ्रूट्स लिए, सीड्स लिए, बाग्स ली, छाले ली पेड़ों की, उनको फिर क्या किया, बॉईल किया, एक चीज में डाल के, एक भिगोने में डाल के सपोज बॉईल किया, और फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया, गाढ़ा गाढ़ा हो गया, और उसके बाद उन्हें यूज किया एज अ रेजिन। फिर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटेरियल साइंटिफिकली एंड एसेस देम फॉर यूज। तो अगर आप साइंटिफिकली, इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा अगर हम इनको क्या करें, टेस्ट करें ऐसे मटेरियल्स को। देखिए उस समय जो ये मिक्सिंग करते थे ना, और हमारे दीवारों में और घरों में यूज करते थे, तो बहुत ही मजबूती आती थी इन सब चीजों से, जो आज के टाइम में सीमेंट से भी नहीं आती। वो ऐसी ऐसी चीजें मिक्स करते थे, सिंघाड़े का आटा यूज करते थे बहुत सारी चीजों में। अ नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक, जैसे अथर्ववेद है, इन्होंने कुछ डाई स्टफ के बारे में बताया अथर्ववेद में, जैसे कि टर्मेरिक, आपको पता है हल्दी डाई की तरह यूज हो सकती है, मैडर यूज हो सकता है, सनफ्लावर यूज होता है, ऑर्पिमेंट, कोचिनल एंड लैक। तो देखिए जो कोचिनल है, इसमें पहले ये देखिए ऑर्पिमेंट क्या होता है। ऑर्पिमेंट क्या होता है, एक ऑरेंज, बहुत ही रेयर होता है, ऑरेंज से लेमन येलो टाइप का मिनरल होता है, और इसमें किस चीज की वजह से होता है, इसमें क्या कंसिस्ट होता है, ट्राइसल्फाइड ऑफ आर्सेनिक होता है, और इसकी वजह से ही इसमें क्या होता है, कलर होता है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्पिमेंट। एक होता है कोचिनियल। कोचिनियल क्या होता है, ये एक रेड डाई होती है, जिसमें जो फीमेल कोचिनल इंसेक्ट्स हैं, जब वो मर जाती हैं, उनकी जो बॉडी सूख जाती है, तो तब उनसे क्या मिलता है, एक रेड डाई मिलती है। और लैक, लैक क्या होता है, एक रेजिनस सब्सटेंस होता है, जो सेक्रेटेड होता है एक बहुत ही एक स्केल पे एक इंसेक्ट के द्वारा, और इसको यूज किया जाता है किसमें, शेलैक में। तो ये क्या है, ये अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग जो आपके इंसेक्ट्स हैं, उनसे इन्होंने क्या निकाल लिया, एक डाइंग सब्सटेंस निकाल लिया। इनका मोटा मोटा मीनिंग ये था। सम अदर सब्सटेंस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी वर कम्प्लिका, पतंगा एंड जातुका। इनमें टिंटिंग प्रॉपर्टी होती है।
टिंटिंग मतलब स्मॉल अमाउंट, मतलब ये बिल्कुल हल्का कलर देंगे। तो टिंटिंग प्रॉपर्टी के लिए किसको यूज किया? कम्प्लिका, पतंगा एंड जादूगा। ये सारी जो ये तीनों चीजें हैं ये प्लांट्स के नेम हैं। फिर है वराह मिहिर बृहद संहिता। इन्होंने परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक के बारे में भी बताया, और बताया रेसिपी किस चीज के बारे में बताई कि हेयर डाई की रेसिपी क्या होती है, ठीक है, जिसको हम किससे बनाते हैं? प्लांट से बनाते हैं। लाइक इंडिगो, जो नील की खेती होती है वो। मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ये पाउडर है यहाँ पे। ब्लैक आयरन और स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ श्योर राइस ग्रूअल। तो उन्होंने डाई बनाने के लिए किसका यूज किया? प्लांट से यूज किया। इंडिगो की खेती आपको पता ही है, इसके ऊपर तो हिस्ट्री में बहुत बड़ी कहानियां हैं। और मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील, जो एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ जो राइस ग्रूअल है, ग्रूअल का मतलब होता है जो मांड होता है राइस का, उसका जो एक्सट्रैक्ट ऑफ शोर, जो खट्टे राइस का जो मांड होता है, उससे क्या किया? उससे डाई निकाल ली। ये तो क्वेश्चन आपकी किसी एग्जाम में भी आया हुआ है कि गंध युक्ली जो डिस्क्राइब है, जो गंध युक्ली है, ये कौन सी चीज को डिस्क्राइब करती है? रेसिपीज बताती हैं, सेंट्स, माउथ परफ्यूम्स और बाथ पाउडर्स के लिए, इंसेंस के लिए एंड टेल्कम पाउडर के लिए। इंसेंस क्या होता है? देखिए, इंसेंस होता है जो आप घर में धूप जलाते हैं ना, आप उसको जलाते हैं और फिर खुशबू निकलती है उसको। तो गंध युक्ली, तो गंध का मतलब होता है ना कि नाक में कौन सी गंध आ रही है, तो इससे आप ऐसे कर सकते हैं कि गंध का मतलब क्या हो गया? सेंट, जितनी भी खुशबू है वो सारी डिक्टेट्स क्या करेगा? ये गंध युक्ली करेगा। देखिए, पेपर, जो कागज का पेपर है, भारत में तो 17वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ। और ये किसकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ? जो चाइनीज ट्रेवल है आईसिंग ने बताया, excavation at Taxila indicate that ink was used in India from the 4th century। देखिए, जब टक्सिला में एक्सकेवेट किया, आपको पता है टक्सिला यूनिवर्सिटी तो जला दी थी उसकी लाइब्रेरी, तो जब उसको एक्सकेवेट किया तो उससे पता चला कि जो इंक है, जो स्याही है, वो भारत में 4th सेंचुरी से यूज हो रही है। समझो 4th सेंचुरी कितनी पुरानी है। कलर्स ऑफ इंक वर मेड फ्रॉम चॉक, रेड लेड एंड मिनिमम। तो इसके कलर्स किस किस से बन रहे थे? चौक से बन रहे थे, रेड लेड से बन रहे थे और मिनिमम से। फिर इट सीम्स दैट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वाज वेल नोन टू इंडियंस। फर्मेंटेशन का प्रोसेस तो इंडियन में बहुत वेल नोन था। वेदास, वेद में भी है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंशन है अबाउट मेनी टाइप्स ऑफ लिक्वर्स। चरक संहिता बताती है इंग्रेडिएंट्स सच एज बार्क ऑफ प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के जो बार्क है, छाल को आप लेके आएंगे, स्टेम कुछ प्लांट्स के तने होंगे, फ्लावर्स होंगे, लीव्स होंगी, वुड्स होंगे, सीरियल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, शुगर केन होंगे, और जिससे हम क्या बनाते थे? असावस। जो असावस होता है ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी में यूज होता है। और किसके लिए और कैसे यूज होता है? इसमें क्या करते हैं, जो फ्रेश हर्बल जूसेस हैं उनको क्या करते हैं? उनको फर्मेंटेशन करते हैं उनका, और उसका फर्मेंटेशन करके क्या बनाते हैं? असावस। और फिर असावस को हम किस चीज में यूज करते हैं? मेडिसिनल प्रोसेस में यूज करते हैं। अब आगे है द कंसेप्ट that matter is ultimately made of indivisible building blocks appeared in India a few centuries BCE as a part of philosophical speculations। देखिए, ऐसे कि इंडिविजुअल जो आपके मैटर है, जो आपका मैटर है वो इंडिविजुअल किसी चीज से बना हुआ है, ये चीजें अल्टीमेटली भारत में कब आया? ये 600 BCE में ये आ गया था। जो आचार्य कंदा हैं, जो 600 BCE में पैदा हुए थे, उन्होंने क्या किया? जिनका नाम ओरिजिनली कश्यप था, वो द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। ये पहले प्रोपोनेंट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। और ये डाल्टन का जो आपने पढ़ा है, डाल्टन ने 1766 यानी 18th सेंचुरी में ये थ्योरी दी थी। उससे पहले ही मतलब 600 BCE में ही जो आचार्य कंदा थे उन्होंने ये थ्योरी दे दी थी। उन्होंने बोला कि जो मैटर है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है, और इस पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला? परमाणु।
और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कंपेरेबल टू एटम्स। ही ऑथर्ड द टेक्स्ट वैशेषिका सूत्र। अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने बोला कि जितने भी सारे सब्सटेंसेस हैं वो सारे क्या होते हैं, एग्रीगेट फॉर्म होते हैं किसके, परमाणु के, यानी बहुत छोटे 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 परमाणु मिलके क्या बना देता है, एक सब्सटेंस बना देता है। और जो ये परमाणु होता है इटर्नल होता है, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, इसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, स्फेरिकल होता है, सुप्रा सेंसिबल होता है। सुप्रा सेंसिबल का मतलब होता है जिसको आप हाथ लगा के सेंस नहीं कर सकते, मतलब इतना छोटा होता है। एंड इन मोशन इन द ओरिजिनल स्टेट, और जब ये मोशन में होता है तो किस में होता है, ये ओरिजिनल स्टेट में होता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इंडिविजुअल एंटिटी है, जो इंडिविजुअल एंटिटी है, ये ह्यूमन ऑर्गन द्वारा, जो ये अभी सुप्रा सेंसिबल है, उसी के मीनिंग ये नीचे बताया हुआ है कि जो इंडिविजुअल एंटिटी है ये ह्यूमन ऑर्गन के द्वारा सेंस नहीं की जा सकती है। जो कंधा है उन्होंने बहुत सारी वेराइटीज, और इसने कहा कि एक परमाणु एक ही तरह का, मतलब अगर अलग अलग सब्सटेंसेस हैं तो उसके जो परमाणु होंगे उसका जो बेसिक इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल होगा वो सबका अलग अलग होगा। और जॉन डाल्टन ने तो इनके बहुत बाद ये थ्योरी दी थी एटम वाली। फिर आ जाते हैं अपनी चरक संहिता पे। चरक संहिता बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक इपिक है इंडिया का, और ये डिस्क्राइब करता है, देखिए जो चरक संहिता है ये डिस्क्राइब करता है डिजीज को आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। चरक संहिता में इवन सर्जरी भी मेंशन है, पहले के जमाने में सर्जरी भी होती थी। द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल इज क्लियरली डिस्कस्ड इन चरक संहिता। जो मेटल का जो साइज है वो जैसे कम होता है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है किसमें, चरक संहिता। देखिए जब अपना मेटल अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट तो बाद में आया था, तो उसका साइज कम हो जाता है, लेकिन चरक संहिता में ये भी मेंशन है कि जो मेटल्स है अपना साइज लूज कर देते हैं। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म एज नैनो टेक्नोलॉजी, और जब आप बहुत ज्यादा पार्टिकल के साइज को रिड्यूस कर देते हैं उस टर्म को क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में पार्टिकल का साइज कितना होता है, 10⁻⁻7 टू 10⁻⁹ मीटर। जब आप उसका साइज कम करते चले जाते एक टाइम के बाद इतना कम हो जाता है कि बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, नैनो टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। जो चरक संहिता थे उन्होंने भस्म का यूज किया, जो मेटल की भस्म है उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट में यूज किया, और आज के समय में भी जब भस्म को देखा गया इसमें ये प्रूफ हो गया कि जो भस्म है उसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं। मतलब उन्होंने क्या किया, भस्म कैसे बनाई, मेटल्स को क्या किया, रिड्यूस करके बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, और उनको क्या कर दिया, पार्टिकल्स को नैनो पार्टिकल्स की टर्म्स में कर दिया, और फिर उनसे ट्रीटमेंट की। तो अब तो ये नैनो टेक्नोलॉजी अब इतनी डेवलप हो रही है, लेकिन चरक संहिता में उस समय देखिए उन्होंने कितना डेवलप कर ली थी चीजें एलिमेंट्स के लिए। अब देखिए एल्केमी का तो डिक्लाइन हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अब डिक्लाइन हो गया है, तो अब जो केमिस्ट्री है ये काफी स्टेडी स्टेट में पहुंच गई है। और बट ड्यू टू द इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम 20th सेंचुरी, देखिए एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिर इतना मतलब इतना एक स्टेडी स्टेट में पहुंच गया, उस पर फिर इतना रिसर्च नहीं हुआ, क्योंकि अब जो चीज थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी अब मेडिसिनल सिस्टम में घुस चुकी थी, तो अब जो सबका ध्यान था वो मेडिसिन में पहुंच चुका था, तो इस पे इनका ध्यान कम रह गया। अब जो स्टैग्नेशन का पीरियड था, कि मतलब जब स्टैग्नेशन हो गया, ये जो एक मेटल से दूसरे मेटल में कन्वर्जन वाली चीज में स्टैग्नेशन हो गया, मतलब उस पर कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था, तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो आयुर्वेदिक पे बेस है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई। इट टुक अबाउट 100 to 150 years फॉर इंडियंस टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स। तो देखिए पहले तो यहाँ पे आयुर्वेदा ही था, आयुर्वेद से ही सब कुछ होता था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री का वैसे वैसे आयुर्वेद का क्या हुआ, डिक्लाइन होता शुरू हो गया, और इंडिया को लगभग 100 से 150 साल लग गए ये नई टेक्निक सीखने में।
एज ए रिजल्ट, और इसके रिजल्ट्स में क्या हुआ कि जो इंडिजीनियस ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गई। जो उनका आयुर्वेद था, इंडिजीनियस टेक्निक तो आयुर्वेदा था, तो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। और लोग जब मॉडर्न साइंस की तरफ स्विच हो गए तो अपना जो पुराना साइंस है उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मॉडर्न साइंस अपीयर्ड इन इंडियन सीन इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेटर पार्ट में ये सब सीन हुआ। 19th सेंचुरी का लेटर पार्ट आप मान लो 1872 1900 के बीच में ये मॉडर्न जो आपकी केमिस्ट्री था, मॉडर्न साइंस है, वो भारत में अपीयर हुआ। लेकिन मिड 19th सेंचुरी में यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट ग्रोइंग। मिड 19 में यूरोपियन साइंटिस्ट भारत आते थे, उनसे इंस्पायर होते थे इंडियंस, और जो आपकी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न केमिस्ट्री है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर गई। अब ये जो देखिए आपका हमने जितना डिस्कस किया, आपने ये चीजें सीखी, जो केमिस्ट्री है वो किस किस से डील करती है, कंपोजिशन से डील करती है, स्ट्रक्चर से डील करती है, प्रॉपर्टी से डील करती है, इंटरेक्शन से डील करती है, इंटरेक्शन ऑफ मेटल से डील करती है, और ह्यूमन बींग्स के डेली लाइफ में बहुत यूज की चीज है। These aspects can be best described and understood in term of basic constituent। और ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कि इनका कॉम्पोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में डिस्क्राइब होते हैं या समझे जाते हैं। That is why chemistry is also called the science of atoms and molecules। इसी वजह से इसको एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस भी कहा जाता है। Can we see, when and perceive these entities? देखिए आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वेट कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि तो बहुत ही छोटी एंटिटी है, और आप इनका वेट कर सकते हैं। और इनमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होती है? तो देखिए अब जो चीजें हैं आगे जो अब हम पढ़ेंगे, अब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उसका क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट पढ़ेंगे। तो जैसे हमने 12 पॉइंट्स लिए थे, तो जो इसका अगला पॉइंट्स होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए आगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, नेचर ऑफ मैटर, मैटर का क्या नेचर होता है, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है। तो हम अब पॉइंट दर पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ये जो अभी बढ़ा ये थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट था, तो ये भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इससे हमें जानने को मिलता है, जो हमने आज पढ़ा, कि जिस चीज को यूरोपियंस बोलते हैं, वेस्टर्न वाले लोग बोलते हैं कि हमने ये डेवलप किया, हमने वो डेवलप किया, वो चीजें हमारी कंट्री में बहुत पहले से ही डेवलप थी, और ऐसे वैसे डेवलप नहीं थी, मतलब बहुत हाई लेवल पे डेवलप थी। देखिए नैनो पार्टिकल आज के टाइम में बना रहे हैं, और चरक संहिता में उस समय, इतने पुराने समय में नैनो पार्टिकल बन गया था। तो थोड़ा सा जो ये इंट्रोडक्शन है, इससे अपनी हिस्ट्री जानने को मिलती है। तो चलिए अगले जो चैप्टर है उसमें हमारी प्रॉपर केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें हम प्रॉपर केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। और चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।